11th क्लास 12th। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। इस प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा ये हमें निकालना है। इसका भी डेफिनेशन आपके एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, इस कंडीशन का इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या निकलेगा पर हमें नहीं पता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए आपको याद होगा हम स्नेल्स लॉ की बात करें। स्नेल्स लॉ कहता है sin i अपॉन sin r इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। और μ2 अपॉन μ1 की बात करें तो ये यही आपका क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि दिस वन इक्वल टू μ। लाइट रे मीडियम 1 से आ रही है, μ1 से आ रही है और μ2 में जा रही है। ठीक है ना, ये आपका μ2 है। और यदि मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यदि μ2 अपॉन μ1 को μ मान लूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा sin i अपॉन sin r इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ। अब सर इस प्रिज्म की कंडीशन में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे मिलेगा? प्रिज्म की कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए आपको तो पहले ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, यही वाला डायग्राम। जब लाइट रे किसके बेस के पैरेलल हो, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम। जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा तो आपको पहले डिराइव करना पड़ेगा कि I की वैल्यू कितनी होगी और R की वैल्यू कितनी होगी, जो कि आपने हमारे पहले की वीडियो में देख लिया था। यदि मैं आपको याद दिलाऊं तो आपको याद करना नहीं, आपको डेरिवेट करना पड़ेगा, 100% डेरिवेट करना पड़ेगा पहले कि भैया R इक्वल टू निकलेगा एंगल A अपॉन 2। ये आपको डेरिवेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, तो R इक्वल टू एंगल A अपॉन 2। पहले आपको डेरिवेट आपने पहले वाला कर रखा था उसको रखेंगे वैल्यू। और दूसरी बात बेटा एंगल I, जो कि एंगल I को हम पहले डेरिवेट कर चुके हैं। एंगल I जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है तो I इक्वल टू हम पढ़ चुके हैं डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल A अपॉन 2। तो इसको भी आपको डेरिवेट ही करना पड़ेगा कि एंगल I इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस A अपॉन 2। यदि मैं इस I और A की वैल्यू इस स्नेल्स लॉ में रख देंगे तो हमें क्या निकल आएगा, डायरेक्ट निकल आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म। जो वैल्यू पुट कर रहे हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में एक चीज और आगे दी गई थी, उसको भी डेरिवेट करना पड़ेगा हमें। देखना भाई, sin I की वैल्यू हम लिखते हैं डेल्टा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम प्लस एंगल A अपॉन 2 अपॉन I की हमने क्या लिखा है, पूरी वैल्यू रखी, A की R की हमने पूरी वैल्यू रखेंगे sin एंगल A अपॉन 2 इक्वल टू μ। वैसे तो यही वैल्यू होना चाहिए थी, ठीक है ना, ठीक है, यही वैल्यू आपका होना चाहिए था क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, एंगल इक्वल टू से वो काट देते हैं, जो कभी कटना नहीं है क्योंकि साइन के साथ में है। ठीक है ना, फिर यदि आप चाहें तो आप लिख सकते हैं द एंगल आर वेरी स्मॉल। एंगल बहुत छोटे हैं तो हम उसमें साइन को लीव कर सकते हैं और उस कंडीशन में डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए, डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए अपॉन 2 अपॉन एंगल ए अपॉन 2 इक्वल टू μ। इस कंडीशन में आप इसको लिख सकते थे और इसको आप एक दूसरे को काट सकते हैं, लेकिन पहले लाइन लिखनी पड़ेगी एंगल आर वेरी स्मॉल, सो वी लीव साइन। डन। अब इस 2 से 2 काट दीजिए तो हम बस क्या निकल के आएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए अपॉन एंगल ए इक्वल टू μ। ये आपके पास किसी भी प्रिज्म, कोई भी आपका प्रिज्म है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एक, जब एंगल बहुत छोटे होंगे तब ये वैल्यू निकल के आएगी। और यदि हम यहाँ से डेल्टा मिनिमम की बात करें तो डेल्टा मिनिमम भी यहाँ से हमें, जब एंगल बहुत छोटे हैं, प्रिज्म बहुत पतला है, उस कंडीशन में, हाँ एंगल छोटे कब होंगे, जब प्रिज्म बहुत फाइन होगा, यानी कि पतला होगा। ठीक है, यदि इस कंडीशन में डेल्टा ए की बात, डेल्टा मिनिमम की बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप एक बार,
तो आपको एक चीज और मिलाएगी क्योंकि एनसीईआरटी में भी गिवन है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डेल्टा मिनिमम इक्वल टू म्यू एंगल ए माइनस एंगल ए। इसको मैंने वहां भेज दिया तो माइनस में पहुंच गया, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो उसको वहां भेज दिया। तो यहाँ पर एक चीज रिलेशन और निकल के आ रहा है, डेल्टा मिनिमम जब प्रिज्म बहुत फाइनली पतला हो उस कंडीशन में आपका एक रिलेशन ये भी होता है म्यू माइनस 1। बेटा इसको भी आपको याद रखना है, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। जब थिन प्रिज्म है, जब प्रिज्म बहुत थिन है, तब डेल्टा मिनिमम किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म ब्रैकेट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म -1, ठीक है ना। ये आपके पास प्रिज्म से रिलेटेड जो डेरिवेशन था वो आपका मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। और प्रिज्म में इस बार उम्मीद है कि 3 से लेकर 5 मार्क्स के बीच में प्रिज्म का रिलेशन आना चाहिए, ठीक है ना। अब आते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डायरेक्ट समझा देता हूं इस एग्जाम को में। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है भाई? डिस्पर्सन ऑफ लाइट में चाहो नोट कर सकते हो, मैं बोल देता हूं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, डिस्पर्सन इज अ splitting of white light. Dispersion is a splitting of white light. Dispersion is a splitting of white light into its constituents. Into its constituents. CONSTITUENTS। यानी कि किसी व्हाइट लाइट का प्रिज्म पर पड़ना, यहाँ पर पड़ना, और उसके बाद उसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि व्हाइट लाइट जो 7 कलर में यानी कि विबग्योर कलर में बढ़ जाती है, उसके फॉर्म में बढ़ जाना क्या कहलाता है? डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट कहलाता है। दोबारा समझना, व्हाइट लाइट का प्रिज्म पर पड़ने के बाद अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में डेविएट हो जाना, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में बढ़ जाना क्या कहलाता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। अब अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का कॉज क्या है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट का कॉज क्या है बेटा? कि लाइट जो है हमारे पास वो डिफरेंट वेवलेंथ में, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और व्हाइट लाइट के अंदर डिफरेंट जो वेवलेंथ यानी कि वेवग्योर की बात कर रहे हैं, सबकी वेवलेंथ अलग अलग है। और वेवलेंथ अलग होने की वजह से यहाँ पर हमें एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है और जिसका कॉजेज है, यानी कॉजेज क्या है? डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ व्हाइट लाइट। नोट कर लेना। द पैटर्न ऑफ कलर ऑब्टेन इन द फिनोमेनन ऑफ डिस्पर्सन। मैं रिपीट कर रहा हूं, द पैटर्न ऑफ कलर ऑब्टेन in the phenomenon of dispersion is termed as spectrum of white light. डन बेटा। नेक्स्ट लाइन से लाइन पर पहले पूरा डाल दीजिए, नेक्स्ट लाइन लिखना में आप जल्दी से लिखिए बेटा इसको कि dispersion causes play। डिस्पर्सन कॉजेज प्ले, लाइन पर पूरा डालना है जो मैं डिस्पर्सन बोल रहा हूं। डिस्पर्सन कॉजेज प्ले बिकॉज व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ so many colors. These colors are different wavelength. So each individual color deviate different angle by prism। मैं हिंदी में जानता हूं बेटा, लाइट जो कलर के जो लाइट का स्पेक्ट्रम है वो 7 कलर का है विबग्योर, और विबग्योर में सभी की वेवलेंथ अलग अलग है। अलग होने की वजह से हमें ये डिस्पर्सन
का फिनोमेना मिल जाता है। एग्जाम में आ चुका है डिस्पर्सन का कॉज क्या है, ठीक है ना। तो इसे आप पक्का इसको नोट कर लीजिए। इंपोर्टेंट टॉपिक था, ये भी लाइन की 2 नंबर की इंपोर्टेंट थी कि व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्सन, तो उसको भी आप याद रखिए। कल हम नेक्स्ट बात करेंगे, एक तो छोटा सा बाकी आपका न्यूटन का फिनोमेना। न्यूटन ने क्या फिनोमेना कहता है कि एक प्रिज्म के बाद दूसरा प्रिज्म लगा दिया तो उसे व्हाइट लाइट मिल गई थी। इसको करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कॉची फॉर्मूले पे, फिर खत्म करेंगे इस टॉपिक को। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।